पर आई होप कि आप सब ठीक होंगे। देखो, हम लाइव क्लास करने का सोच रहे थे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे मैं यूज़ टू नहीं हूँ। पहली बात तो मैं यूज़ टू नहीं हूँ और मेरे से टाइप करते भी नहीं आ रही थी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और जहाँ मैं यहाँ पर टैब में बहुत आसानी से चीज़ें लिख सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जुड़े भी थे, है ना। 10-12 बच्चे जुड़े थे, जिनको मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक यू। और देखो, हमने लाइव में क्या क्या पढ़ लिया था वो हम पता करेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि क्लास किस चीज़ की हो रही है। तो हम यहाँ 12 तारीख को टारगेट कर रहे हैं, 12 अक्टूबर को ही, जिसमें 2 पेपर हैं। मतलब कि एक डेंटल सर्जन का पेपर है, दूसरा ARO का पेपर है, ठीक है। ARO मतलब कि असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, ठीक है। आप लोगों का पेपर है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने लाइव क्लास सोचा था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए मैं आपको रिकॉर्ड कर देती हूँ, जिससे आपका नुकसान ना हो, है ना। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। और हाँ, देखो, लाइव में हमने राउटर कर लिया था, ब्रिज कर लिया था, गेटवे ये सब हो गया था। OSI मॉडल इवन हमने ये सारा का सारा कर लिया था, है ना। फिर हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ये सारा कर लिया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हम आ गए थे रूट किट पे, या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस पे आ गए थे शायद हम, है ना। तो डिनाइल ऑफ सर्विस से मैं यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आप एक बार जहाँ, यदि आपको फिर से पढ़ना हो, ठीक है, आपको देखना हो कि मैम ने पहले क्या पढ़ा है, तो आप लाइव क्लास वो रिकॉर्डेड डली हुई है, आप वहाँ पर देख लो, है ना। बाकी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट टाइम विजिट क्या होगा, तो भाई देखो, सब्सक्राइब कर देना, है ना। और ये जो PDF है, आप टेंशन मत लो, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो DOS का मतलब क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, पहली बात तो, ठीक है। तो आपसे यदि कभी पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस। अब इसमें क्या होता है, कोई भी एक मान लो फाइल है, तो ये क्या होता है, एक एक प्रकार का मालवेयर क्या करता है, ये इतने ट्रैफिक जाम कर देता है कि हम वहाँ मुख्य फाइल तक पहुँच ही नहीं पाते। मतलब हैकर द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक, और इसमें हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम से ट्रैफिक क्रिएट किया जाता है, बाधित किया जाता है। जैसे मान लो हमें ये पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी है, लेकिन हैकर क्या करता है, इतने ट्रैफिक ओपन कर देता है कि हम उस मुख्य फाइल तक पहुँच ही नहीं पाते। ये क्या कहलाता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। इसमें यूज़र सर्विस तक नहीं पहुंचा जाता, नहीं पहुंच पाता। तो ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा है। वायरस का मतलब यही होता है कि दोषपूर्ण एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो डाटा को हमारे ख़राब करता है। जैसे मान लो ये वो फ़ोन में आ जाए, चाहे वो हमारे लैपटॉप में आ जाए, कंप्यूटर में आए, तो वायरस क्या करता है, डाटा को ख़राब कर देता है, नष्ट कर देता है, और हमारे जो कंप्यूटर रहता है उसकी स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। ये एक प्रकार का वायरस रहता है। वायरस का फुल फॉर्म वैसे बहुत पहले पूछा गया था, लेकिन अब पूछा जा सकता है, तो इसका क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। ये भी आप देख लेना। रूटकिट क्या कहलाता है, रूटकिट विशेषता, देखो, यदि आपको किसी भी पहचान बनानी है, तो रूटकिट में क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर होता है, मतलब कि प्रशासन लेवल पे एक प्रकार का कंट्रोल होता है। हैकर क्या करता है, किसी एक फाइल में या उसको नियंत्रण कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो वहाँ तक हम उसको ओपन ही नहीं कर पाते। ये क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर रूटकिट, ठीक है। इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं लग पाती। जैसे हमारी कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको संचालित किया जा रहा है, उसमें कितने पैसे हैं, सब चीज़ की यहाँ पर जानकारी दी है, तो वहाँ पर रूटकिट क्या करता है, उस लेवल पे कंट्रोल कर लेता है कि क्या कैसी जानकारी है, वो सब जो है देखता रहता है, निगरानी रखता रहता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रूटकिट। और रूटकिट कभी भी प्रशासन लेवल पर ही लगेगा, ये एक पहचान है। अब हम वॉर्म की बात करेंगे, तो ये क्या करता है, आपकी अपनी खुद की इतनी सारी कॉपी बनाता है कि किसी भी सिस्टम को जो स्पीड है उसको कम कर देता है ना। इसकी स्पीड बहुत ही धीमी हो जाती है, अपनी कॉपी खुद बनाकर तेज़ी से फैलता है, वो एक मालवेयर प्रोग्राम है। ये कंप्यूटर की मेमोरी को भरता है और साथ में उसकी स्पीड जो है उसकी कम कर देता है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है उसके, मॉरिस और आई लव और बैगल, ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल तो नहीं पूछे जाते, बाकी ये हो सकता है कि डेफिनेशन दे दे और पूछ ले कि ये किस प्रकार का मालवेयर है, ठीक है। अब स्पाईवेयर, स्पाई से है, अब इसको समझ लो। स्पाई मतलब कि किसी भी चीज़ की जासूसी करना, किसी भी चीज़ को निगरानी में रखना। तो मालवेयर प्रोग्राम जो यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखता है, वो क्या कहलाता है, स्पाईवेयर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो पेगासस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर एक कूल वेब सर्च है, और फिर डेंग जो हो जाएगा, ठीक है। ये उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखो, फिर नेक्स्ट आएगा रैनसमवेयर। यदि हम थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे, तो सम मतलब कि कुछ, है ना। इंग्लिश में क्या होता है, कुछ होता है, मतलब कि हम कुछ फिरौती मांगते हैं, रैनसमवेयर, ठीक है। तो वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है और उसको अनलॉक करने के लिए वो फिरौती मांगता है।
है ना, उसको अनलॉक करने के लिए बदले में उसको पैसे या फिरौती मांग करता है, वो क्या कहलाता है, रैंसमवेयर। और फिर उसके जब हम एग्जांपल देखेंगे तो बन्ना क्राई या फिर पेटिया या फिर बैड रैबिट या लॉकी, है ना, ये उसके एग्जांपल है। की लॉगर हमने काफ़ी बार देख लिया है, की लॉगर हमने तीसरी बार इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले भी जो हमने क्लास ली थी वो एक प्रकार की लॉगर उसमें आया था। ठीक है, की लॉगर क्या करता है, जैसे कोई भी हैकर या कोई भी मालवेयर इंसर्ट हो जाता है कंप्यूटर में, और आप कौन कौन सी की प्रेस कर रहे हो, आप कौन कौन सी की यूज़ कर रहे हो, उसकी जानकारी रखता है। तो मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम जो किसी यूज़र की सूचना के बिना कंप्यूटर में चला जाता है, फिर कंप्यूटर में दबाई जाने वाली जो की रहती है, हम किन कीयों का रोज़ यूज़ कर रहे हैं उन पर निगरानी रखता है और उन्हें क्या करता है, रिकॉर्ड। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा की लॉगर। फिर इसके बाद हम जब एडवेयर देखते हैं, वो है मालवेयर प्रोग्राम। एडवेयर मतलब ये क्या, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट। तो हम कुछ भी चाहते हैं, जैसे कहीं भी कुछ भी ओपन करते हैं तो हमें बहुत सारी क्या दिखती हैं, ऐड दिखती हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखती हैं, तो वो क्या कहलाता है, एडवेयर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बोनेट्स में ये देखो ये नहीं आएगा, फिर स्केयरवेयर भी नहीं आएगा, जो आएगा हम वो बस बता रहे हैं। ट्रोजन हर्ट्स के बारे में अब हम बात करते हैं। ट्रोजन हर्ट्स क्या कहलाता है, एक प्रकार से देखो जैसे कोई भी ये कहाँ से बना है, सबसे पहले उसको देखेंगे। इसमें क्या रहता है, सामने वाली, जैसे हमने कोई भी इंटरनेट साइट पे गए, हमने ओपन की, हमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, जैसे उसमें आ जाए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण महल, तो हमें लगता है नहीं यार बहुत अच्छी फाइल होगी, हम उसको डाउनलोड कर देते हैं। हमने उसका पहला पेज ही देखा और उसको डाउनलोड कर लिया, बिना ये देखे कि हो सकता है उसके अंदर कुछ और हो, है ना। तो ट्रोजन हर्ट्स मतलब कि क्या कहलाता है कि इंटरनेट माध्यम से हमें जो फाइल लगती है कि वो हमारी इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो सामने से तो हमें बहुत अच्छी लगती है बट वो अंदर से बहुत हानिकारी होता है। अब हमने उसको डाउनलोड ही कर लिया, उसके बाद वो क्या करती है, आपके पूरे प्रोग्राम में दिक्कतें पहुंचाना स्टार्ट कर देती है ना। अब ये देखो, मालवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है, यह किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है और हाइड मालवेयर प्रोग्राम कहलाता है। मतलब हमें दिखता भी नहीं है, ये हमें लगता है वो सब अच्छा ही है, लेकिन अच्छा नहीं रहता वो। इसके थ्रू मतलब कि हैकर जो है जानकारी जुटाता है। ठीक है, हाँ। अब ई गवर्नेंस क्या कहलाता है कि देश के जो नागरिक रहते हैं सभी प्रकार की सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से, जैसे अभी हम जितनी भी योजनाएं हैं इंटरनेट के माध्यम से ही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और अप्लाई भी हम अपने मोबाइल में आजकल कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस। मतलब कि प्रत्येक देश का जो नागरिक है वो सरकारी सेवाएँ जो है इंटरनेट के माध्यम से पा रहा है ना। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से वो सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं उसको, तो ई गवर्नेंस ये कहलाता है। ठीक है, आईटी एक्ट इसकी सहायता से ये संचालित हो रहा है। अब हमारे लिए जो पढ़ने की चीज़ है वो है ई गवर्नेंस के पिलर्स। ठीक है, मतलब कि ई गवर्नेंस के 4 पिलर हैं। पहला है लोग, दूसरा है प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, तीसरा है रिसोर्सेज मतलब संसाधन, चौथा है प्रौद्योगिकी, है ना। ये हमें देखना है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स या पीवीएस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा चुकी है कि ई गवर्नेंस का कौन सा जो पिलर है वो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके टाइप्स जो हमने हैं बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं कि G2B का एग्जाम्पल बताइए, G2E का एग्जाम्पल बताइए। मतलब क्या है, G2C मतलब होता है कस्टमर, कस्टमर या हम उसको बोल सकते हैं सिटीजन्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स कौन कौन सी योजनाएं हैं, देखो जैसे MP ऑनलाइन हो गया, तो गवर्नमेंट जितनी भी सरकारी योजनाएं निकालती हैं या फिर जितने भी कार्यक्रम हो रहते हैं वो सिटीजन्स क्या रहता है इसके थ्रू अप्लाई करने लगते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐसे ऐप भी आते हैं, ऐसे पोर्टल भी आते हैं जिससे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब एक विभाग दूसरे विभाग से कनेक्ट रहता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मतलब कि जैसे हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय लोगों से कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐप चलाती है, वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो जाता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस जैसे अडानी हो गया, है ना, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, तो ये सब इनसे कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो वो गवर्नमेंट जो है उनसे डायरेक्ट जो है टाइप करने के लिए संपर्क कर लेती है। ये 4 प्रकार के स्तंभ हो गए हैं ना, ये हमने पढ़ लिया। अब मैंने जो पढ़ाया है वो यही लिखा है। ठीक है, तो इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इस पेज पे जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम देखेंगे विभिन्न राज्यों में ई गवर्नेंस जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो। ठीक है, अब कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं स्पेशली हम पढ़ेंगे हमारे मध्य प्रदेश के लेवल को। ठीक है, कहाँ है हमारा मध्य प्रदेश, सबसे पहले ही लिखा है हमारे मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस योजना कौन कौन सी है। पहली तो है ज्ञान दूत।
अब हमारे मध्य प्रदेश में जो जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी नहीं है मध्य प्रदेश की। तो पहला है ज्ञान दूत, दूसरा है ज्ञान संपर्क, फिर है समग्र पोर्टल, है ना, समग्र आईडी वगैरह हम देखते हैं, फिर है MP ऑनलाइन, फिर iLED स्टार्ट। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश द्वारा पूछी जा रही 2025 का ही क्वेश्चन है। एक हिमाचल पर ये लोकमित्र जो ऑप्शन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये जो लोकमित्र ऑप्शन है, ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सी ई-गवर्नेंस योजना नहीं है, तो वो इसमें लोकमित्र आया था। 2025 का ये सवाल है। तो हो सकता है आगे चल के कुछ और पूछा जाए, लेकिन पहले मध्य प्रदेश की ये ई-गवर्नेंस जो योजना है वो आप ध्यान में रख के चलो। ज्ञान दूत है, ज्ञान संपर्क है ना, और समग्र पोर्टल है, MP ऑनलाइन है, iLED स्टार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम जब आंध्र प्रदेश में जाएंगे, ई सेवा है, कार्ड वॉइस है, फास्ट है, ई कॉप्स है। ये अलग अलग देशों द्वारा, राज्यों द्वारा अलग अलग चलाई जा रही है। हो सके तो आप इसको रिवाइज कर लो, लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्पेशली चलाई जा रही है, क्योंकि देखो MP का एग्ज़ाम है, MP से ही पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये माहिती शक्ति लिखा है, ठीक है, वो ऑप्शन में इस प्रकार से देता है, सही जोड़िए मिलाइए लोकमित्र किस ई-गवर्नेंस राज्य की योजना है, तो उसमें आप फंस जाओगे, है ना, उसमें आप फंस जाओगे। इससे बेहतर है कि आप हर एक जो राज्य में चलाई जा रही योजनाओं को भी पढ़ें, है ना। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक, ये तो इसमें छत्तीसगढ़ ही लिखा है, आपसे बन जाएगी, लेकिन ई लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ये हमसे नहीं बनेगा, तो इसको आप देखो। दिल्ली में ऑटोमेटिक व्हीकल ट्रैकिंग, हाँ चल रहा है, ठीक है, प्रदूषण को कम करने के लिए। फिर MIS फॉर एजुकेशन, देखो जैसे केजरीवाल ने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, तो इस प्रकार से कुछ सोच लेना। गोवा में धरणी प्रोजेक्ट चल रहा है, धरणी मतलब कि पृथ्वी, हमें पता है गोवा की पृथ्वी या फिर गोवा की जो भूमि है बहुत छोटी सी है। इस प्रकार से कुछ चीज़ें याद कर लो। धरणी प्रोजेक्ट कहाँ है, गोवा का। गुजरात का माहिती शक्ति है, ठीक है। हरियाणा का नई दिशा है, हरियाणा नई दिशा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का लोकमित्र है, और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक और ऐप है जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये खजाना ऐप, ठीक है, भूमि और खजाना ऐप। अब ये क्यों पूछा जा चुका है, क्योंकि ये G2G का एग्जाम्पल है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को जोड़ने का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कहाँ का है, कर्नाटक का। कावेरी, हमें पता है कन्या कावेरी कहाँ पर, कर्नाटक में नदियाँ हैं। महिती स्मार्ट कार्ड सिस्टम, ठीक है। फिर केरला में श्रीखाला RDNet। फिर राजस्थान का भी देख लेना, जैसे लोकमित्र हिमाचल प्रदेश में है, वैसे ही जनमित्र राजस्थान में है ना। राजस्वेप्ट है, लोकमित्र देखो यहाँ पर भी है। मैंने आपसे उस दिन भी बोला था जब हम PYQ कर रहे थे कि लोकमित्र हिमाचल प्रदेश और राजस्थान दोनों का है ना। लोकमित्र या जनमित्र राजस्थान का है। फिर राजनिधि, राज से हमें समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ राज लिखा है इसका मतलब राजस्थान, यहाँ पर भी जन लिखा है ना। फिर सेतु, सेतु बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हमारा सेतु बना भी है, महाराष्ट्र में एक सेतु का निर्माण भी किया गया है हाल ही में। तो हम जब करंट के रूप में ऐसा उसको पढ़ेंगे तो इस प्रकार से याद भी रखना कि ई-गवर्नेंस जो योजना है वो सेतु हमारे महाराष्ट्र की है, ठीक है। तमिलनाडु में राशि मैयामा, ये जो है ये तमिलनाडु में है। आप थोड़ा सा इनको याद रख के चलना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है ना। ओके, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया। देखो आपसे ये मॉडल तो नहीं पूछा जाएगा कि किसके कौन से मॉडल हैं, लेकिन आप हमेशा ये चीज़ याद रखना कि मॉडल स्टार्टिंग होगी सूचना से, इन्फॉर्मेशन से, चीज़ें सूचना से स्टार्ट होंगी यदि, और फिर लेन देन से समाप्त होंगी। और यदि उसमें नागरिक है तो नागरिकों को लास्ट में लाभ ही होगा, यदि नागरिक नहीं है तो लेन देन पर ही चीज़ें समाप्त होंगी। प्रसारण, पब्लिश या मतलब सूचना, ठीक है। पब्लिश, प्रशासन, ये एक प्रकार की है। सूचना, प्रसारण ये लिखा है, अभी सूचना नहीं लिखा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा आंसर बदल जाएगा। तो सूचना प्रशासन, प्रसारण या प्रसारण, फिर मेल जोल या लेन देन, ये जो ट्रांजैक्ट है ये लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखना कि हमेशा पब्लिशमेंट पहले आएगी, लेन देन लास्ट में आएगा, है ना। कोई भी ऑप्शन में पब्लिश पहले आएगा, है ना। जैसे लेन देन यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सूचना तो है। अब आपको ऑप्शन ऐसे देंगे कि जहाँ पर सूचना स्टार्टिंग में नहीं आएगी, है ना। अब हम MP ऑनलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं और 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक पोर्टल में देखा था कि MP ऑनलाइन किसके साथ जो है संयुक्त उपक्रम है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और MP सरकार का संयुक्त उपक्रम है, टाई अप है उनका, है ना। तो MP ऑनलाइन कब स्थापित किया गया था, 2006 में। और किन किन की संयुक्त परियोजना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की और मध्य प्रदेश सरकार की, है ना। आपसे यही पूछा जाएगा, क्या वो इन्फोसिस का है, क्या NIC का है, क्या वो टाटा का है, तो टाटा का है, ठीक है। इसके बाद भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा।
अब इसका जो प्रारंभ है 2011 से माना जाता है। इसका पूर्व नाम जो था OFCN, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, परंतु इसका नाम 2015 में बदल दिया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब रखी गई, फिर दूसरा इसका पुराना नाम क्या है, ठीक है, और इसमें ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना, ठीक है। अब ये हो गया ई चौपाल, वही पेंसिल पेंसिल योजना, बहुत सारे ऐप रहते हैं। पेंसिल योजना का क्या है, देखो हेड स्टार्ट, ये भी हमारे मध्य प्रदेश का है। ज्ञानदूत भी हमारे मध्य प्रदेश का है। अब ज्ञानदूत में ये पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूषण, इन सबको जोड़ना। और ये कब स्टार्ट हुई थी, धार में हुई थी, सबसे पहले धार जिला में स्टार्टिंग हुई थी और 2000 में हुई थी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपसे। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भूमि ऐप हमने अभी पढ़ा था, भूमि या खजाना ऐप जो है, वो कर्नाटक सरकार द्वारा भू अभिलेखों को संग्रहित करने के लिए एक और है खजाना ऐप, G2G। हाँ देखो ये लिखा हुआ है खजाना ऐप, कर्नाटक सरकार द्वारा G2G शासन की पहल है, जो वित्त के कुशल प्रबंधन के लिए लागू की गई है। मतलब एक विभाग से दूसरा विभाग में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए होगा वो क्या कहलाएगा, G2G, ठीक है। ये एग्जाम्पल है G2G का। फिर डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम कब स्टार्ट किए गए, तो 1 जुलाई 2015 को। इसमें कितने स्तंभ, 5वां स्तंभ जो डिजिटल इंडिया को कहा गया है। ई मित्र योजना बेंगलुरु से स्टार्ट हुई थी। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे अभी एग्जाम्पल आ भी चुका है हमारे उसमें कि MP ताज जो है जनजातीय मामलों से संबंधित है। हमें बस ऐसे आएगा कि MP ताज जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय विभागों से संबंधित है ना। फिर देखो ये भारत नेट का पुराना नाम क्या है, OFFC, अभी हमने पढ़ा है इसको, है ना। अब जैसे और कुछ हम बात करें तो प्लान प्लस परियोजना, जीवन, ये सब आपको देखना है ना। इसको आप इतना सिंपल मत समझो, ये क्वेश्चन आएंगे। अब हमारा पहला पोर्शन जो है ख़त्म हो चुका है, हमने कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक आप देखो ये हमारा कंप्यूटर जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने सेकंड डिसाइड किया था हम वो करने वाले हैं, वो है हमारी कल्याणकारी योजनाएं। हम बस इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है, बस हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा रिवाइज हम करने वाले हैं इन योजनाओं को, जो हमारे क्वेश्चन में पहले भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि कौन से, मध्य प्रदेश में जो इकलौती छात्रवृत्ति योजना है उसका संचालन कौन कर रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग। ये क्वेश्चन आता है। देखो 2021 में पूछा भी जा चुका है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे ये ना पूछा जाए। इसका मतलब ये पूछा जाएगा और इसको पढ़ना बेहद इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना का संचालन है सामाजिक न्याय एवं निःशस्त्रीकरण योजना कल्याण विभाग द्वारा चला रहा है। अब जब हम तथ्यवान की पार्ट 1 पढ़ रहे थे, मैंने सारी की सारी योजनाएं आपको वहाँ पढ़ाई हुई है, तो हमने क्या ये नहीं पढ़ा था, मैंने आपको क्या नहीं बताया था कि देखो किसी भी योजना को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले डेट याद रखो, उसका विभाग याद रखो, उसमें कितनी पैसे जमा हो रहे हैं ये याद रखो, ठीक है। कौन कौन से वर्णों को, जैसे ST SC OBC, कौन कौन से वर्गों को इसमें लाभ हो रहा है। अब क्या है, मुख्यमंत्री जननी एक्सप्रेस योजना लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण विभाग द्वारा बनाई जा रही है। अब वही ये क्वेश्चन को कैसे आपको कंफ्यूज करेगा, ये पहला क्वेश्चन को मैं आपसे बताती हूँ। वहीं आपसे महिला एवं बाल विकास लिख दे तो आपका वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको जो सिंपल लग रहे हैं कि नहीं यार ये तो बहुत सिंपल है, ये को तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं पता नहीं क्यों पढ़ा रही है, तो इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी तो ये सिंगल सिंगल लिखे हैं तो हमें लग रहा है अरे क्या ये चीज़ है, लेकिन जब आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बेहद इंपॉर्टेंट था, ठीक है। PM पोषण महोत्सव 2020 से स्टार्ट करा गया है। आकांक्षी विकास खंड जो प्रोग्राम 2018 से चलाई जा रही है, हाँ देखो ये 2018 में ही है, तो ये आ चुका है हमारे एग्जाम में, हमने पढ़ा भी है। मध्य प्रदेश सरकार की जो संत रविदास योजना है उसका संचालन अनुसूचित जाति वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो पैसों की राशि हमने पढ़ी थी 1 लाख से 50 लाख के मध्य पढ़ी थी हमने, ठीक है। ये आई होप कि आपको याद होगी। और जहीं हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाली पढ़ते हैं तो 10,000 से 1 लाख के मध्य थी, हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है। फिर एक और योजना है 6 सितंबर 2022 की, कौन सी है, भगवान बिरसा मुंडा योजना।
भगवान बिरसा मुंडा योजना ये एसटी जनजाति के लिए है, वो एससी जनजाति के लिए थी। फिर कन्या अभिभावक जो पेंशन योजना है वो कब स्टार्ट की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि पूछा जाता है। फिर मुख्यमंत्री जो किसान कल्याण योजना है कब स्टार्ट हुई, 25 सितंबर 2020। अब कितने पैसे मिलते हैं, 6,000 रुपये। कितने किस्तों में, 3 किस्तों में, तो आप इसको भी याद रखना, ठीक है। 25 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी। और जो हमारी भारत लेवल पे सम्मान निधि योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना, उसी के समानांतर है, हमारे किसानों को कुल 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है एक साल में, ठीक है। फिर हाँ, ये तो आत्मनिर्भरता वाला क्वेश्चन अब हमें नहीं आएगा। बाकी ये देखो, नेट रिप क्या कहलाता है, परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीथमपुर में विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन प्रशिक्षण ट्रैक भारी उद्योग के लिए किया गया है। ये आपसे पूछे जाएंगे, है ना। पहले पूरे पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया जाने वाला कौन सा आंदोलन है, वृक्षारोपण अंकुर योजना, है ना। महिला एवं बाल विकास में मंगल दिवस योजना मनाई जाती है। ये कब आपसे बनेंगी, जब आप इन योजनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके से आप पे बनेंगे, अदरवाइज आपसे कुछ भी नहीं बनने वाला, मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ। आपको मैंने सारी योजनाएं पढ़ा दी हैं। ये जो है दी हुई है, ये सारी की सारी 2024 से पहले की है। अब 2025 की हम किसी और दिन मतलब कल कर लेंगे। बाकी हम अभी ये देखेंगे, जैसे गांव की बेटी, है ना, ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब प्रारंभ इसका वर्ष है, 2005, ठीक है। इसमें क्या होता है, 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जो करियर योजना है वो भी 2005 से बेरोजगार छात्रों के लिए है, ठीक है। एक चीज़ और याद दिलाना मेरे को, यदि मैं भूल जाऊँ, जो हमने मिशन मोड परियोजनाएं पढ़ी थी उसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि कौन कौन सी हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो अभी लास्ट में ये तो मुझे याद आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ यदि वीडियो एंड हो जाता है तो आप मुझे ना इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। अब कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट पूछी जाती है कब से, 2006 से। ST/SC वर्ग की कन्याओं को कक्षा 6, 9 और 11वीं में प्रवेश के लिए कितने पैसे मिलते हैं, 500, 1,000, 3,000, ठीक है, वृत्तिदर्श मिलते हैं। एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2010-11 से स्टार्ट हुई। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा अभियान, ये पूछा जाता है, आपसे डेट पूछी जाएगी, आपसे पैसे भी पूछे जाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि हम जब रिवाइज कर रहे हैं तो उसको पढ़ो, ठीक है। सामान्य वर्ग के जो BPL परिवार है, मतलब BPL मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में 60% से यदि वो अधिक लाते हैं तो उनके जिनके माता पिता की आय कितनी है, 42,000 से अधिक नहीं है। सालाना आय की बात चल रही है यहाँ पे, मंथली नहीं बोला उन्होंने। ऐसे विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा मिलती है, ठीक है। और जो BPL से कम हो, कैटेगरी भी डिवाइडेड है। फिर प्रतिभा किरण जब योजना हम पढ़ते हैं तो उसका डेट पूछा जाता है सबसे पहले, तो 2009 में ये स्टार्ट हुई थी। शहर की BPL परिवार की 12th कक्षा की छात्राएं प्रथम श्रेणी में यदि उत्तीर्ण करती हैं तो उसको स्नातक की उपाधि के पाठ्यक्रम के लिए उनको 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, ठीक है। चिकित्सा वगैरह चीज़ों के लिए 750 प्रति माह मिलेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी योजनाएं चला जा रही हैं। अभी 2009 के हिसाब से उन्होंने बताया, 2009 के हिसाब से ये जो 500 है ना, उसकी कीमत भी बहुत थी, है ना। सुदामा शिष्य वृत्ति योजना, देखो हमें जोन सी योजना हमें बहुत नॉर्मल लग रही है, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो जो योजना है बहुत इंपॉर्टेंट निकलती हैं। तो इनकी डेट क्या है, 2009-10 एटलीस्ट, ये याद रखो। श्यामा चरण शुक्ल मुखर्जी योजना 2010, ठीक है। फिर इसके बाद हम सेकंड चलेंगे। हाँ, आकांक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2008 लगाओ पहले तो। 2018 इसमें योजना का स्टार्ट हुआ था। इसमें आदिम जनजाति कल्याण विभाग द्वारा है पहली बात तो, और इसमें अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने का लाभ। किसको, अनुसूचित जनजाति मतलब ST, ठीक है। स्मार्टफोन वितरण योजना 2017 से स्टार्ट हुई थी। ये सभी वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है और सामान्य वर्ग भी, ठीक है। ये स्मार्टफोन वितरण करने के लिए 2017 से स्टार्ट हुई थी। हाँ, मिड डे मील की बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, 1995 में स्टार्ट हुई थी। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है, PM पोषण, यही आपसे बस पूछा जाएगा। और 750 कैलोरी इसमें मिलते हैं, ठीक है। ओके, स्वास्थ्य से रिलेटेड हमने एक दिन और पढ़ ली थी, तो हम बस ऊपर से पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ लिए। दीनदयाल अंत्योदय 2004, विजयाराजे जन्नी जो है 2006, दीनदयाल चलित अस्पताल 2006, फिर जननी सुरक्षा योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 अप्रैल 2005,
इसमें क्या है, शिशु और मातृ मृत्यु दर कमी लाने के लिए ये संस्थागत प्रसव। अब मैंने आपसे क्विज में एक क्वेश्चन पूछा था कि जननी सुरक्षा योजना किससे रिलेटेड है, या फिर मैंने जो टेस्ट सीरीज दी थी उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जननी सुरक्षा योजना किस चीज़ से संबंधित है, तो ये प्रसव कार्य से संस्थागत प्रसव कराने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसके तहत जो गर्भवती महिला है और वो ग्रामीण की हो तो उसको 1400 रुपये, और शहर की हो तो उसको 1000 रुपये दिए जाते हैं। उसी प्रकार से कार्यकर्ता भी, यदि वो ग्रामीण की रहती है तो 350, यदि वो शहर की रहती है तो 200 दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कौन कौन सी योजनाएं हमारी बची हुई हैं। जैसे ये मंगल दिवस वाली योजना, डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि पहले तो ये कब स्टार्ट हुई थी, 2007 और 2008 को ये स्टार्ट हुई। ठीक है, पहले मंगलवार में क्या मनाया जाता है, गोद भराई। आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि चौथे मंगलवार तीसरे मंगलवार में क्या चीज़ें मनाई जाती हैं। पहले में तो गोद भराई, दूसरे में अन्नप्राशन, तीसरे में जन्मदिन, फिर चौथे में किशोरी बालिका दिवस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। फिर इसके बाद बाल हृदय योजना, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये किस लिए मनाई जाती है, इसका ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि 2011 में ये स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके बाद हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, ये जबलपुर से स्टार्ट हुई थी, 2012 को स्टार्ट हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अंतरा योजना कब है, अंतरा योजना 1 और 7। ठीक है, मतलब बच्चों के जन्म में अंतराल रखने और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना, है ना, जागरूक करना उनको कि देखो आप ही बच्चे पैदा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि, पहली बात तो आपकी क्षमता होनी चाहिए बच्चों को रखने के लिए, है ना। पता नहीं है, पैसे तो है नहीं आपके पास, पता चले बस ऐसे ही मजे के लिए किए जा रहे हैं, तो ये गलत है। अंतरा योजना 2017 की है, ये बाद में हमें समझ में आता है। ठीक है, 2017 में स्टार्ट हुई। फिर स्वच्छ संग्राम अभियान, हाँ देखो ये देख लो, मिशन इंद्रधनुष पहली बात तो 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें 7 बीमारियाँ जैसे खसरा, पोलियो, काली मिर्च, टिटनेस, तपेदिया, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा मनाई जा रही है, मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, है ना। 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुई। कोई सी भी योजना आपसे पूछी जा सकती है, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो, इसीलिए बेहतर है कि आप सब याद कर लो। अब बाकी ये तो नहीं याद किया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। रफ्तार योजना किस चीज़ से संबंधित है, ये जरूर पूछा जाएगा, वाहन चालक से संबंधित है। पवन दूत योजना किस चीज़ से संबंधित है, ये भी वाहन प्रदान संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए। ठीक है, ये पूछा जाएगा। बाकी इसमें और हमें कुछ नहीं लगता। हाँ, ये हेल्पलाइन नंबर हटाओ। निःशुल्क साइकिल प्रदान योजना कब स्टार्ट हुई, 2007 को हुई। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने में ST/SC जो बालिकाएं हैं उनके लिए स्कूल जाने के लिए सुविधा। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि बच्चियों को मिलती है स्कूल में, आपने नोटिस किया होगा, सरकारी यदि आप पढ़े हुए तो। फिर राशन आपके द्वार ग्राम योजना कब स्टार्ट हुई, पहली बार तो 15 नवंबर 2021 को हुई, भोपाल से। जनजातीय गौरव दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र द्वारा। ये नहीं पूछा जाएगा कि किसके द्वारा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि 2021 की राशन आपके द्वार पूछा जाएगा बस। ठीक है, कि कब स्टार्ट हुई। फिर जवाली योजना आपसे पूछी जाती है कब स्टार्ट हुई, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है। कहीं पे लिखा है 1992-93 में स्टार्ट हुई, कहीं पे लिखा है ये 2004 में स्टार्ट हुई, है ना। तो मध्य प्रदेश के ऐसे जिला जहाँ जातिगत आधार पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है, क्योंकि उनकी जाति है ऐसी, है ना, इस आधार पर वहाँ पर ऐसा होता है। तो उनके परिवार के लड़के लड़कियों हेतु उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना ये योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, कोई भी लड़की इस तरीके का कुछ भी नहीं चाहती, बस वो उनकी मजबूरी रहती है कुछ। ठीक है, ऊषा किरण योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2006 और 7। ये किससे संबंधित है, ये भी पूछा जाता है, जैसे लाडो अभियान, है ना। लालिमा योजना ये किन चीज़ों से संबंधित है, लाडो अभियान बाल विवाह से संबंधित है, लालिमा योजना एनीमिया को कम करने से संबंधित है। उसी प्रकार ऊषा जो किरण योजना, पहली बात तो उनकी डेट भी पूछी जाएगी कि 2006 और 7 में स्टार्ट हुई। दूसरा, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए योजना चलाई जा रही है, तो आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो है कब स्टार्ट हुई थी, अप्रैल 2007 को, है ना। और यहाँ का 2.0 इसका कब स्टार्ट हुआ, नवंबर 2022 को। ये भी हमें ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना काफ़ी पूछी जाती है। ओके, अब फिर इसके बाद लाडली लक्ष्मी, हाँ ये देख लो, इसका 2.0 हमने अभी बात की 2 नवंबर 2022 को। लाडली लक्ष्मी योजना कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए 25,000 की राशि इसमें दी जाती है। अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में जोड़ा जाएगा।
18 वर्ष के ऊपर लाडली लक्ष्मी योजना को ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आपके कॉलेज में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कोई संस्था आती है तो उसके तहत भी ये जो है लाइसेंस बनाया जाता है और वो भी निःशुल्क रहता है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि तेजस्विनी ग्राम महिला सशक्तिकरण योजना कब स्टार्ट की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने अभी PYQ में देखा था कि किस संस्था से इसका जो है टाई अप हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो ये स्टार्ट कब कराई गई थी, 2006 और 7 में। महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूह की स्थापना करना, और इस योजना का जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास या फिर इसको क्या बोलते हैं, आई फेड मतलब इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, आई होप कि आप इसको ना भूलें और पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। सौर दल योजना 2015 में स्टार्ट की थी। ये हिंसा से, महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए, उनके साथ जितने भी अपराध हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए एक प्रकार की टीम है जो ये काम करती है, दल है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पूछा जाता है, हाँ अल्पसंख्यक में ये पूछा जाता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाय योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। पहली बात तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई, 1 अप्रैल 2006 को, हमने जो कि पढ़ लिया है। उसका उद्देश्य क्या है, विवाह के समय आर्थिक सहायता कितनी मिलती है, 55,000 मिलती है। ठीक है, और शायद 42,000 एक साथ जाती है चेक के थ्रू, है ना, नहीं 49,000 लिखा है यहाँ पर, 49,000 कन्या को अकाउंट में भेजी जाती है चेक, 38,000 की सामग्री और 11,000 की अकाउंट पे का चेक प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2006 में शुरू हुई थी, जिसको 2015-16 में निकाय योजना और कन्या विवाह योजना दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, दोनों के इंटेंशन वही है, दोनों को जो राशि मिलती है वो सेम है, बस अलग अलग नाम थे, 2015 में उनको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या बचा है, ये वाला पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 2013 को। बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप ना एक स्थान पे लिख लो इन सारी योजनाओं को बार बार। जब मैंने आपसे पहले भी बोला था, जब बार बार आप इसको रिपीट करोगे, देखो हमने योजनाएं बहुत पहले से पढ़ा रखी है ना, ये नहीं आएगी। अब इसके बाद जल अभिषेक योजना कब है, 2006, बस यहीं पर पूछा जाएगा। बलराम ताल योजना 2007 की है ना, और इसमें क्या रहता है, 50% अनुदान, अधिकतम कितना, 80,000 रुपये, और ST/SC यदि होते हैं तो उनको 75% का अनुदान तक दिया जाता है। ठीक है, अधिकतम कितनी, 1 लाख रुपए तक की राशि। खेत तालाब योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2007 को, और इसमें अधिकतम 16,000 रुपये तक का सरकारी अनुदान दिया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, जलदीप योजना 2007 की है। फिर हाँ ये देखो, यहाँ पर देखो 22 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी, हमने ये पढ़ भी लिया। किस्त की शुरुआत 25 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। पहले 4,000 रुपये दिए जा रहे थे, अब कितने दिए जा रहे हैं, 6,000 रुपये। पहले 4,000 2 किस्तों में दिए जा रहे थे, अब 6,000 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक है, ये बस आपको ध्यान में रख के चलना है। पंच परमेश्वरी योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2012 को। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। खेत तीर्थ योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तीर्थ से 13 याद रख लो, तीर्थ 13 तो खेत तीर्थ 13 और 14 में स्टार्ट हुई। ठीक है, नर्मदा चिपरा लिंक परियोजना 2012 की है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए आप कर लो। मेरी माटी मेरा खेत मेरी माटी योजना 2014 की है। जल्द कर, ये तो नहीं करना है, बाकी आप देख लेना, है ना। बाकी हाँ, भावांतर भुगतान योजना, इसमें क्या रहता है कि मंडी के भाव में जब उतार चढ़ाव रहता है तो किसानों को एक MSP दी जाती है कि इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे यदि आपका प्राइस घट जाता है, जितना आपको ऊपर मिल रहा है वो सब तो ठीक है, लेकिन यदि आपको नहीं मिलता है तो इस प्राइस पे तो हम खरीदेंगे। सरकार द्वारा ये जो है आश्वासन दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, भावांतर भुगतान योजना। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी, 2017 को, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और हम फिर से पढ़ रहे हैं। अटल ज्योति योजना, पहली बात तो ये कब स्टार्ट हुई, देखो क्वेश्चन आ चुका है तो इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो ये 2013 को स्टार्ट हुई। शहडोल से अटल ज्योति अभियान स्टार्ट हुआ। फिर इसमें 24 घंटे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में 24 घंटे मिलती है। खेती के लिए जो बिजली मिलती है वो 10 घंटे मिलती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितने घंटे खेती के लिए जो है बिजली मिलती है, तो वो 10 घंटे हो जाएगा। ठीक है, फिर जवाली योजना, ये एक साथ लिखा हुआ है तो आप हो सकता है इसको पढ़ लो, है ना, एक साथ लिखा है, ये छोटी सी PPT है, इसको पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है आपके पास। ठीक है, ये बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
जितना ये लिखा हुआ है। सूरज धारा अभियान किससे संबंधित है, ये बस समझ लो। जैसे हमारे निम्न गुणवत्ता वाले सीड्स होते हैं, है ना, उसको किसानों को सरकार क्या रहती है, उन्नत किस्म के बीज देती है, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले बीज देती है, उनको चेंज कर देती है, ठीक है, बस इतना ही होता है। और किन के लिए है ये, ST SC के लिए, बस ये ध्यान में रख के चलना है। टंटिया बिल आर्थिक कल्याण योजना कब स्टार्ट हुई थी, 6 सितंबर 2022। अभी हमने पढ़ा है, ये ST जनजाति के लिए है। कम से कम इसमें 1 लाख से 50 लाख के मध्य जो है, नहीं, टंटिया मामा को 10,000 से 1 लाख के बीच मिलता है। वहीं हम जब बिरसा मुंडा वाली योजना पढ़ते हैं, वो भी उसके तहत 10 लाख से 50 लाख के मध्य जो है आपको ऋण मिलता है, ठीक है। हाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना कब से स्टार्ट है, तो ये 25 दिसंबर 2001 से। फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना कब है, तो 2010 से 11। ये थोड़ा सा याद रखना, ये शायद 2009 से 10 के बीच है, और ये 10 से 11 के बीच में। मैंने आपको क्विज या आपकी टेस्ट सीरीज़ में आपसे पूछा था कि सामान्य शहरों में 500 की जनसंख्या कम रहती है तभी मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रभावी रहती है, और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से संख्या कम रहती है तो वहाँ पर सड़क बनाई जाती है, लेकिन किस योजना के थ्रू, मुख्यमंत्री सड़क योजना। और इनसे कम लिखा है यहाँ पर उनसे ज़्यादा लिखा है, तभी वो योजनाएं बनाई जाएंगी, उस पर संचालित होंगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सारी की सारी। हाँ, अब कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे ये पार्थ योजना, अभी काफ़ी फेमस भी है ये पार्थ योजना, तो आपको क्या याद रखना है, इसका जो फुल फॉर्म है ये याद रखना है। पहली बात तो 2025 में स्टार्ट हुई थी, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश खेल विभाग के द्वारा, ठीक है। तो किसके लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग हुनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। मतलब युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है इसके तहत, ठीक है। ये हमने पढ़ ली। उद्यम क्रांति योजना 2022 की है, थोड़ा सा देख लो। हाँ, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे थे वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, ये वाला पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विभाग भी पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे सौभाग्य योजना, उजाला, उजाले से हमें समझ में आ रहा है कि विद्युत से रिलेटेड होगी, लेकिन सौभाग्य योजना से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही उदय योजना, तरंग योजना, ये किससे संबंधित है, विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। वही उज्ज्वला जब आप देखेंगे, आपको जो गैस सिलेंडर मिलता था वो उसके तहत मिलता था, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। जन्य एक्सप्रेस हमने 2005 किया, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, वो किससे संबंधित है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है। तो मिस्र इंद्रधनुष, चाहे वो ये कब पढ़ी थी हमने, 25 दिसंबर 2014, ठीक है। जन्य एक्सप्रेस योजना कब पढ़ी थी हमने, 2005 की पढ़ी थी, तो ये लोक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, ठीक है। लाडली बहना योजना जब हम देखेंगे तो महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। मंगल दिवस 8/9/2008 और 9 का था। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 की थी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, महिला एवं बाल विकास से। अब वहीं सूरज धारा हम पढ़ते हैं। हम सूरज धारा क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे थे, जो निम्न गुणवत्ता वाले जो बीज हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को ट्रांसफ़र करते थे, इंटरचेंज कर रहे थे गवर्नमेंट, ठीक है। फिर भावांतर भुगतान योजना 2017 की, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने यह पढ़ा था कि गवर्नमेंट एक MSP तैयार करती है, मतलब किसानों को यदि इससे कम नीचे की कोई पैसे मिलते हैं तो कोई भी किसान MSP के थ्रू गवर्नमेंट को अपनी फसल बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये किसान कल्याण एवं कृषि विभाग से संबंधित है। फिर मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना, कल्याणी विवाह सहायता योजना, ये सामाजिक न्याय और निःशक्तजन विभाग से है। इकलौती बेटी स्कूल शिक्षा विभाग से है, ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है। किसान कल्याण योजना जो है राजस्व विभाग से संबंधित है, देखो कितनी यूनिक है, किसान कल्याण विभाग ये जो है राजस्व विभाग से संबंधित है। कब स्टार्ट हुई थी, 20 सितंबर में हुई थी, नहीं 25 सितंबर में हुई थी, और 2020 को, ठीक है। राजस्व विभाग से संबंधित है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी योजना ST SC OBC ST SC के लिए है, 2018 में स्टार्ट हुई थी। मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना स्पेशली PBTGS के लिए है, 2017 में स्टार्ट हुआ था। फिर जनजाति कार्य विभाग की है, ठीक है। CM हेल्पलाइन नंबर हमने 2014 को स्टार्ट हुई थी, ये लोक प्रबंधन से विभाग से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर मेधावी पुरस्कार SC जनजाति के लिए, भीमराव कौन से थे, SC जनजाति, तो यहाँ पे SC हो जाएगी। गांव की बेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 की योजना है और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। खनिज संसाधनों में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हम इन चारों की बात करेंगे
कि हमारा मध्य प्रदेश किन किन में आगे है। तांबे में है, मैंगनीज में है, हीरा में है और गैरू में है। ठीक है, तांबा हो गया, मैंगनीज हो गया, फिर हीरा हो गया, फिर गैरू हो गया। इसमें हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। रॉक फास्फेट की बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर है। चूना पत्थर तीसरे स्थान पर है। वहीं हमारा कोयला चौथा स्थान पर है। लोहा और बॉक्साइट हमारा 6th स्थान पर है। ठीक है, ये आयोग के आपको मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब हम इस पेज को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बस यही कारण है कि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, जैसे तांबा है। तांबा कहाँ है? हमारे बालाघाट छिंदवाड़ा में। तो जो मलाज खंड की जो क्षेत्र है, वहाँ पे उत्खनन कौन कर रहा है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी जो है उसके द्वारा किया जा रहा है उत्खनन। ठीक है, ये बस पूछते हैं। फिर भरवेली क्या है? भरवेली बालाघाट एशिया की सबसे संचित खान है। भरवेली आपसे पूछी जाती है, किससे संबंधित है? मैंगनीज से संबंधित है, पहली बात तो। ठीक है, तो भरवेली बालाघाट एशिया की सबसे संचित खान है। मैंगनीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है ना। और हाँ, यहाँ पर देखो, होशंगाबाद में टंगस्टन पाया जाता है। आगरगांव में, होशंगाबाद के आगरगांव में, होशंगाबाद मतलब कि नर्मदापुरम। ठीक है, वुल्फ्राम क्या है? टंगस्टन धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। ये क्वेश्चन क्यों लिखा है? क्योंकि ये कभी ना कभी पूछा गया है। ठीक है, फिर हम इसके बाद क्या देखेंगे? हाँ, जो हम अभ्रक पढ़ते हैं, अभ्रक बालाघाट और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हम डायरेक्ट चलेंगे हमारे इम्पोर्टेंट थिंग्स में। हाँ देखो, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि मैम सर्वाधिक जो कोयला है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? अभी भी सिंगरौली में है, पूर्व में भी सिंगरौली में ही था। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का, कौन सा प्रकार का? एंथ्रासाइट सबसे उच्च प्रणाली का होता है। बिटुमिनस प्रकार का कहाँ पर है? हमारे सिंगरौली में। ठीक है, उद्योग की जननी कोयला को कहा जाता है, ऑब्वियसली बात है। कोयले का संचयन गुड़ वाले सेल में होता है। ठीक है, झिंगुरदा, अब आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि जो झिंगुरदा स्थान है वो कहाँ पर है और वो किससे संबंधित है। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो झिंगुरदा जो है कोयले से संबंधित है, कहाँ पर है? यहाँ पर सिंगरौली में। ठीक है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ओके, हमने ये पढ़ लिया। अब ये जो महत्वपूर्ण पेज है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब आप मेरे से ये नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? पहली बात तो मलाज खंड किससे संबंधित है? वो शीतल पानी, गिरधी, धौली, जट्टा, गड़ी डोंगरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आपको अभी भले ही समझ में ना आए, लेकिन अंत में आपको ये समझ में आएगा जब आप एग्ज़ाम दे देंगे। ठीक है, मलाज खंड याद रखो किससे संबंधित है? बालाघाट में है और तांबे से संबंधित है ना। शीतल पानी, शीतल सा पानी हम तांबे की बोतल में पीते हैं, तो शीतल पानी कहाँ पियेंगे हम? तांबे की बोतल में। कहाँ पर संबंधित है ये? बालाघाट में। गिरदी, धौली, जट्टा, गड़ी डोंगरी, ये भी तांबे से संबंधित है। डायरेक्ट आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बरवेली की अभी हमने देखा एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है। तो बरवेली, तरोड़ी और रामरमा हम बार बार बोलते हैं, वो किससे संबंधित है? मैंगनीज से। कहाँ पर है? बालाघाट में। ठीक है, अब गोविंदी बधोना किससे संबंधित है? मैंगनीज से, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता। मंझौली हम देखेंगे। मंझौली जो क्षेत्र है सोना क्षेत्र है, और कहाँ पर पाया जा रहा है? सीधी में। ठीक है, आगरगांव हमने देखा था, होशंगाबाद में है, टंगस्टन से संबंधित है। वुल्फ्राम इसका अयस्क है ना। मझगावा, हाँ मझगावा, हिनौता, मझगावा हिनौता हमने बार बार पढ़ा है। तो मझगावा, हिनौता और रामखिरिया ये किससे संबंधित है? ये हीरा से संबंधित है। और कहाँ पर पाया जाता है? हीरा, पन्ना में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बस आपको वो बता रही हूँ। हाँ, एक नाम आएगा आपके पास, विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़ जो है वो लोहे से संबंधित है, और कहाँ पर है? कटनी में। ठीक है, इसके बाद हाँ ये इम्पोर्टेंट है, बैहर पठार या मुंडी दादर। ये क्वेश्चन आ चुका है, मुंडी दादर। ठीक है, तो बैहर पठार किससे संबंधित है? बॉक्साइट। मुंडी दादर किससे संबंधित है? बॉक्साइट। तालाबोनी और मालतीगढ़ ये किससे संबंधित है? बॉक्साइट से। कहाँ पर है? बालाघाट में। ठीक है, बुढ़ार पूछा जा चुका है। बुढ़ार कहाँ से संबंधित है? कोयला क्षेत्र से। कहाँ पर है? ये शहडोल में। गोरवी, ये वाला शब्द पूछा जा चुका है। गोरवी, जयर और झिंगुरदा। झिंगुरदा मैंने अभी भी बताया आपको। झिंगुरदा, गोरवी ये किससे संबंधित है? कोयला से। कहाँ पर है? सिंगरौली में। ठीक है, बिरसिंहपुर कहाँ पर है? उमरिया में। ये कोयला क्षेत्र है, हम परियोजना भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कोई नया नहीं है। यहाँ से तो कुछ भी नहीं है। पाताखेड़ा,
पाथाखेड़ा जो ये है सायपुर तवा घाटी सारनी, ये कोयला क्षेत्र है। कहाँ पर है? बैतूल में। अभी भी क्वेश्चन आया था, हमने सॉल्व कराया था, वो यहीं से है, ठीक है। फिर इसके बाद नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं है शायद। हमने कहा हाँ कोतमा है ये, एक खोतमा बिजुरी झंगड़ा खड़, ये कोयला से संबंधित है, अनूपपुर में है ये, ठीक है, अनूपपुर में है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बाकी आप देख लेना, एक बार पढ़ना ज़रूर। हाँ, अब आपसे आजकल क्वेश्चन क्या पूछने लगे हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जो कोयला क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। जब हम मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में पढ़ते हैं तो इसी के अंतर्गत आता है। आपसे 3 ऑप्शन यहाँ के दे देंगे, एक वहाँ का दे देगा और बोल देगा सतपुड़ा के अंतर्गत कौन कौन सा नहीं आता। तो आपको एक बस याद रख लेना है, जैसे हम सतपुड़ा का देखने वाला है, ठीक है। तो सतपुड़ा क्षेत्र में कौन कौन सा आ रहा है भैया? मोह पानी आ रहा है, ये कहाँ पर है? गाडरवारा। गाडरवारा कहाँ पर है भैया? हमारे नरसिंहपुर में, ठीक है। शाहपुर आ रहा है, शाहपुर कहाँ है भैया? बैतूल में। पेंच घाटी हमें पता है छिंदवाड़ा में, तवा हमें पता है बैतूल में, कानन घाटी हमें पता है छिंदवाड़ा में, पाथाखेड़ा सारनी बैतूल में, और गुरुमुंड ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, और ये वाला तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मध्य भारत कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है? सुहागपुर है, कोरार है, जोहिला है, सिंहपुर है, उमरी। आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद करके चलना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अब खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और फिर जो पहली खनिज नीति कब लेके आई थी, ये पूछते हैं भैया कि कब पहली खनिज नीति कब लेके आए थे? 1995 में, ठीक है। नई खनिज नीति 2010 में लाई गई। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। बॉक्साइट उत्पादन के कारण अमरकंटक को, अनूपपुर को नहीं, अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोहा निर्यात कहाँ पर किया जाता है? जापान में। कहाँ से? विशाखा बंदरगाह से। फिर खनिजों में मुख्यतः कौन कौन से खनिज हैं हमने पढ़ लिया। 23 प्रकार के मुख्य खनिज पाए जाते हैं और कई गौण खनिज पाए जाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। बस इसमें और कुछ नहीं है। देखो अब हमारी जनजाति बची है ना, और बजट बचा है। तो जनजातियों को हम क्या करेंगे अगले सेशन, मतलब कि कल से हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, है ना। और अभी हमें क्या क्या पढ़ना है हम वो भी हम लिस्टेड आपको बता देते हैं कि क्या क्या हमें और अभी पढ़ना है। अभी हमें देखना है सॉफ्टवेयर देखना है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ये वाला सॉफ्टवेयर कौन सा वाला है, ये टच आधारित है या ध्वनि आधारित है, ये कमांड आधारित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। और जो नए चीज़ें ऐड हुई हैं जैसे मशीन लर्निंग हो गया, है ना, डाटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये चीज़ें पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। फिर हम यहाँ पढ़े थे जनजाति, जो ये ऐड हुई है जनजाति में, जनजाति का पूरा ही सेशन रख लेंगे, ठीक है, ख़त्म करेंगे उसको। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, और भी जो इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है उस पर ध्यान देंगे। हमने कंप्यूटर पढ़ लिया पूरा, हमने योजनाएं पूरी पढ़ ली हैं, 2025 की भी कर लेंगे बट अभी हमने कर ली है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया है, खनिज पढ़ लिए हैं सारे के सारे, आयोग के आपसे बनना चाहिए आप। अब इसके बाद हमारा थोड़ा सा और रह गया है तो वो हम 3 दिन में 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो आप सभी को पसंद आए, है ना। और देखो अब हम फिर क्या पढ़ेंगे, ये जो है ये जो पूरी PDF है ये शॉर्ट दी है, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी जनजाति हैं उन वो कौन से आभूषण पहनती है ओवरऑल लिखा हुआ है, कौन सी वाद्य यंत्र यूज़ करती है ओवरऑल लिखा हुआ है, कौन सी प्रथाएं चलती हैं और कौन कौन सी जनजातियों में चलती हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ओगी प्रथा क्या है, तिया प्रथा क्या है ना, साथ में ही लिखा हुआ है, जिससे कि क्या है आपको रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। घोटुल प्रथा क्या है, धांगरवासा प्रथा क्या है, पाटो प्रथा क्या है, मूलदान प्रथा क्या है, कौन सी योजनाओं द्वारा कौन सी जनजाति द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। अब जैसे बोलियाँ, जैसे मैंने अभी जो है टेस्ट सीरीज़ में दिया हुआ था, हलवी जो है बोली किस जनजाति द्वारा बोली जाती है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे, भरनौती जो है भारीय जनजाति द्वारा बोली जाती है ना, उस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ये भी कवर करेंगे। फिर इसके बाद हाँ, कौन सी जो जनजाति है किस विशेषज्ञता क्षेत्र में, मतलब एक्सपर्टीज़ है। जैसे भील जनजाति जो है हमने देखा था धनुर्विद्या में निपुण होती है, पारधी का इसमें होती है शिकार करने में, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हाँ, जो इम्पोर्टेंट यहाँ जनजाति के लोक नायक है वो हम पढ़ेंगे। टंट्या मामा का मृत्यु कब हुई? 4 दिसंबर 1889 में। कहाँ पर हुई? जबलपुर में, ठीक है। फिर
भीमा नायक की कब हुई 29 दिसंबर में, ख्वाजा नायक की कहाँ पे हुई 11 दिसंबर में। भीमा नायक को तो हमें पता है पोर्ट ब्लेयर में भेज दिया गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना, अगले लेक्चर में। और इसके अलावा हमने और क्या क्या ऐड किया है वो हम देख लेते हैं नीचे। ये हमने कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम सेंसस पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि हम सेंसस ज़रूर पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद बजट पढ़ लेंगे, जो कि आपके लेक्चर के लिए यहाँ से कम मेरी उम्मीदों से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और हाँ, इसका पार्ट 1 आप लाइव क्लासेस में देख लीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये मैं अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू।